ये जनाब एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स आ रहे हैं, जहां हमने 3 डॉट्स पे क्लिक करके उसको रीपॉइंट किया। इधर आपकी पुरानी डेट ही आ रही होगी, ये देखें अप्रैल 10 और अपॉइंटेड। जो आपके न्यू अपॉइंटेड डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स हैं उनकी डिटेल ऊपर आ रही होगी, वो मैंने आपको दिखा दी। तो जनाब मैंने दोनों डायरेक्टर्स को रीलेट कर लिया, चीफ एग्जेक्टिव को मैंने रीपॉइंट कर दिया। फर्दर नीचे चलूंगा जी। शेयर रजिस्ट्रार ऑप्शनल, शेयर रजिस्ट्रार मैंने कोई पॉइंट नहीं किया जी। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कोई ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं हुए एट द डेट ऑफ एजीएम। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने शेयर्स ट्रांसफर करने हैं तो आप एजीएम पे ना करें, आप मेरा फॉर्म 3 का प्रोसेस देख लें, हाउ टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन एससीसीपी। तो आप पहले शेयर ट्रांसफर करें, उसके बाद आप फॉर्म जो है ना वो सबमिट करें फॉर्म में। फर्दर नीचे चलूंगा जी। उसके बाद वो कह रहा है जी डिटेल ऑफ फॉर्म 3A फाइल सिंस लास्ट फॉर्म ए, क्लिक हेयर टू मैनुअली एंटर शेयर ट्रांसफर ऑफ फॉर्म 3A। अच्छा जी, एससीसीपी इजी फाइल से पहले आपका पोर्टल था एससीसीपी ई सर्विसेज, और एससीसीपी ई सर्विसेज में जो फॉर्म्स जा रहे थे उनका नाम था फॉर्म 3A रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हमारी कंपनी जो है वो बनी है जी 2025 में, और आपका जो फॉर्म 3A है वो चेंज हो चुका था 2024 में थ्रू कंपनीज रेगुलेशंस 2024। तो जनाब अगर तो आपने थ्रू फॉर्म 3A शेयर्स ट्रांसफर किए हैं, सपोज कर लें आपकी कंपनी पुरानी है 2022 में बनी है, 21 में बनी है, व्हाट्सएवर, तो जनाब क्लिक हेयर टू मैनुअली एंटर शेयर ट्रांसफर्स ऑफ फॉर्म 3A। तो जनाब सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। सपोज कर ले मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है जी प्लीज प्रोवाइड द शेयर ट्रांसफर डाटा सिंस द लास्ट फॉर्म ए वाज फाइल्ड इन ई सर्विसेज टिल 12 फरवरी 2024। तो जनाब 12 फरवरी 2024 से पहले जो शेयर ट्रांसफर हुए हैं थ्रू फॉर्म 3A और जो इधर अपीयर नहीं हो रहे आपके फॉर्म में, उनको ऐड करने के लिए सिंपली आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू शेयर ट्रांसफर, और इधर आप सारी डिटेल ऐड कर देंगे। अब बहुत हद तक तो जो शेयर ट्रांसफर हुए थे वो अभी आना शुरू हो गए हैं एससीसीपी के पोर्टल में, इजी फाइल में। लेकिन अगर आपके शेयर ट्रांसफर अपीयर नहीं हो रहे पुरानी कंपनीज के केस में, तो जनाब आप ऐड न्यू शेयर ट्रांसफर पर क्लिक करके इधर ऐड कर सकते हैं। तो जनाब हमारे केस में कोई शेयर ट्रांसफर नहीं हुआ ड्यूरिंग दिया, तो जनाब क्लोज पे क्लिक करूंगा जी। उसके बाद आ रहा है जी लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। तो जनाब आपकी कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उनके नेम आ जाएंगे, उनकी परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग आ जाएगा, सीएनआईसी, एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स आ जाएगी जी। तो जनाब हमारे केस में 2 शेयर होल्डर्स हैं जी। सबसे पहले नेम आ गया एक शेयर होल्डर का, सीएनआईसी आ गया, कंट्री आ गया पाकिस्तान, फोलियो नंबर कुछ नहीं आ रहा जी। उसका कंप्लीट एड्रेस आ गया, शेयर होल्डिंग आ गई जी 50%। काइंड ऑफ शेयर्स ऑर्डिनरी, क्लास ऑफ शेयर्स ऑर्डिनरी, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स 100 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर्स 500 आ गई, और शेयर होल्डिंग परसेंटेज आ गई 50%। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। एज इट इज सेकंड शेयर होल्डर की डिटेल आ गई जी, नेम, सीएनआईसी, फोलियो कुछ नहीं आ रहा, एड्रेस आ गया, शेयर होल्डिंग 50%। काइंड ऑफ शेयर्स ऑर्डिनरी, क्लास ऑर्डिनरी, फेस वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, और शेयर होल्डिंग परसेंटेज आ गई 50%। तो जनाब ये मेरी टोटल परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग 100% होगी, और जो मेरा पेड ऑफ कैपिटल है वो जनाब हो गया मेरा 1 लाख। फर्दर नीचे चलूंगा जी। ये साइड पे स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के फर्दर नीचे चलूंगा। लिस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स आ गए जनाब। तो जनाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के केस में आपके डिबेंचर होल्डर्स नहीं होते। डिबेंचर होल्डर्स इन्हीं कंपनीज के केस में होते हैं जो डिबेंचर्स इशू करती हैं। तो जनाब हमारे केस में कोई डिबेंचर होल्डर्स नहीं है, और ना ही हमने ऐड करने हैं जी। ट्रांसफर और डिबेंचर्स, डिबेंचर्स है ही नहीं, तो जनाब ट्रांसफर कैसे होंगे, तो इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। फर्दर नीचे चलूंगा जी। उसके बाद आ रहा है जी अटैचमेंट्स। मिसलेनियस अटैचमेंट 1 ऑप्शनल, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अटैचमेंट 2 ऑप्शनल, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। सीडीएस लिस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग ऑप्शनल, और उसके बाद आ रहा है नीचे जी सीडीएस लिस्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑप्शनल। तो जनाब आपने एक बात याद रखनी है कि जो आपकी कंपनीज मार्च 3 2025 के बाद बनी है उनका सीडीसी में अकाउंट ओपन हो जाता है। उनका सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम में ऑटोमेटिकली अकाउंट ओपन हो जाता है। जो सीडीसी है वो हर माह की यकम को आपको ईमेल करती है कि जो लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स हैं उनकी मूवमेंट ये है। उसमें कंपनी का नेम आ रहा होता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स का नेम, उनका सीएनआईसी, और आगे उनके शेयर्स की डिटेल लिखी होती है कि इस कंपनी के ये शेयर होल्डर्स हैं और ये इस डेट तक इतने शेयर्स जो है वो होल्ड कर रहे हैं। तो जनाब मेरी कंपनी बनी है अप्रैल में, 10 अप्रैल 2025 को, यानी कि मेरी कंपनी बन रही है 3 मार्च 2025 के बाद। तो जो भी आपकी कंपनी 3 मार्च 2025 के बाद बन रही है, तो जनाब उस केस में आपने सीडीएस लिस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग अटैच करनी है। अब आपकी सीडीएस लिस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग होती कैसी है वो मैं आपको दिखा देता हूं जी। वो आपको ईमेल आ रही होगी जो कंपनी का सीईओ होगा। तो जनाब ईमेल पे चलता हूं जी। तो ये देखें जी, मुझे सीडीसी की तरफ से लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स रिपोर्ट, आगे कंपनी का नेम आ गया, और हर महीने आ रही है। हर महीने मुझे सीडीसी की रिपोर्ट आ रही है यकम को। ये देखें, ये 2 कंपनीज में शेयर होल्डर है, और इस सीईओ को हर यकम को ईमेल आ रही है। मार्च को आई हुई है, फरवरी को, जनवरी को। फर्दर नीचे चलता हूं जी, और ये देखें ऐसे ही ईमेल आई हुई है यकम नवंबर को। अब हमें क्या चाहिए होगा जी, हमें चाहिए होगा यकम नवंबर 2025 को सीडीएस लिस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग, क्योंकि हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं 28 अक्टूबर 2025 को। हमने जनाब एससीसीपी को
28 अक्टूबर 2025 तक जो हमारे शेयर होल्डर्स थे उनकी डिटेल्स देनी है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा सीडीएस की 1/11/2025 की जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग, वो मैंने प्रोवाइड करनी है। तो जनाब ये ईमेल मुझे चाहिए होगी, तो जनाब इसको ओपन कर लेता हूं। ये देखें जी, लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स रिपोर्ट ऑफ कंपनी का नेम आ गया एज ऑन 1/11/2025। ये मुझे चाहिए होगी यकम 11/2025, यानी कि 1 नवंबर 2025 की मुझे रिपोर्ट चाहिए होगी अगर मैं 28 अक्टूबर 2025 को फॉर्म सबमिट कर रहा हूं। तो ये आपको हर महीने ईमेल आ रही होगी सीडीसी की तरफ से। ये देखें जी, info@cdspark.com.pk, डियर कंसर्न प्लीज फाइंड अटैच लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स रिपोर्ट लोबो ऑफ, कंपनी का नेम आ गया एज ऑन 1/11/2025। This is an auto-generated email, so kindly do not reply. Should you require any further information from CDC, you can email us at info@cdcpark.com or call on regards Central Depository Company of Pakistan Limited। तो ये जनाब ये आपको ऑटो-जनरेटेड ईमेल आ रही होगी हर महीने। तो जनाब इस ईमेल में एक पीडीएफ की अटैचमेंट होगी। तो फर्दर नीचे चलता हूँ, ये जनाब मेरी पीडीएफ की अटैचमेंट आ रही है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जी ये फाइल मेरे पास डाउनलोड होगी। तो जी जो मेरे पास लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स आ रही थी एज ऑन 1 नवंबर 2025, वो मैंने ओपन कर ली। सबसे पहले आ रहा है जी सीडीसी का नाम, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, रिपोर्ट टाइप लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, सिक्योरिटी सिंबल यूएलएस, आगे एक नंबर आ जाएगा और सीडीसी ने हर कंपनी को सिंबल एक दिया होगा। ये आप जाके अपने पोर्टल से भी देख सकते हैं, सीडीएस के पोर्टल से, ये मैंने डिटेल में बताया भी हुआ है। तो ये आप मेरी यूट्यूब की वीडियोस भी देख सकते हैं जी। आगे कंपनी का नेम आ गया जी। उसके बाद आ रहा है जी रेजिडेंशियल स्टेटस, आल, अकाउंट कोड आल, तमाम शेयर होल्डर्स की डिटेल आ रही है इधर, और शेयर होल्डर कैटेगरी आल, तमाम काइंड ऑफ शेयर होल्डर्स इधर आ रहे हैं। हमारे केस में 2 शेयर होल्डर्स थे और दोनों की डिटेल इधर आ रही है जी। पेज 101 है, यूजर आ गया जी, ऑटो यूजर है, डेट आ गई, डेट आ गई जी 1/12/2025, इवन तो हमने निकलवाया है जी 1/11/2025 को। टाइम आ गया किस टाइम को ये रिपोर्ट निकली है जी। नीचे आ रहा जी एलिमेंट आईडी, अकाउंट नंबर एंड अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइटल फादर/हस्बैंड नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, एनआईसी, पासपोर्ट, पीओसी डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, ज़कात स्टेटस, ज़कात होल्डर कैटेगरी, रेजिडेंस स्टेटस, ऑक्यूपेशन, और उसके बाद आ रहा है जी नेशनैलिटी, डिविडेंड मैंडेट, और आगे शेयर होल्डिंग आ रही है। तो जनाब एलिमेंट आईडी, एलिमेंट आईडी को पार्टिसिपेंट आईडी भी कहते हैं और ये आपका हमेशा सेम ही होगा। जब कंपनी बनती है, जब 3 मार्च 2025 के बाद से कंपनी बनना शुरू हुई है और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको सीडीसी का अकाउंट नंबर अलॉट होता है, तो जो उनकी एलिमेंट आईडी है जिसको पार्टिसिपेंट आईडी भी कहते हैं वो सेम ही होती है, वो 03277 ही आएगा। उसके बाद आ रहा जी अकाउंट नंबर एंड अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर आपको सीडीसी अलॉट करेगा और ये यूनिक होगा, और अकाउंट टाइप आपकी होगी इंडिविजुअल इन्वेस्टर अकाउंट, आईआईए। उसके बाद जनाब अकाउंट टाइटल में आपका नेम आ गया, फादर नेम आ गया, एड्रेस आ गया जी, आपका कंप्लीट एड्रेस आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा आपका, और आपकी ईमेल आ रही होगी। ये पहले शेयर होल्डर की डिटेल आ रही है एज इट इज, सेकंड शेयर होल्डर की डिटेल आ रही है। सीएनआईसी, पासपोर्ट, पीओसी, रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका सीएनआईसी आ जाएगा, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट आ जाएगा। ज़कात स्टेटस आ गया जी, मुस्लिम ज़कात डिडक्टेबल है जी। शेयर होल्डर कैटेगरी आ गई जी इंडिविजुअल, रेजिडेंट स्टेटस आ गया जी रेजिडेंट पाकिस्तानी, ऑक्यूपेशन कुछ नहीं आ रहा, अदर्स लिखा हुआ, नेशनलिटी पाकिस्तान आ गया। और दोनों शेयर होल्डर्स के केस में जनाब मुस्लिम ज़कात डिडक्टेबल है, शेयर होल्डर कैटेगरी इंडिविजुअल है, रेजिडेंट स्टेटस में रेजिडेंट पाकिस्तानी आ गया, ऑक्यूपेशन कुछ नहीं था आ रहा तो अदर्स आ गया, और नेशनलिटी पाकिस्तान आ गया। डिविडेंड मैंडेट 2 आ रहा है जी। और शेयर होल्डिंग हमारे केस में 500 शेयर्स थे, हमारा पेड अप कैपिटल जो था 1000 था, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 लाख रुपया, 1000 शेयर्स थे और दोनों के पास 500 शेयर थे। ये देखिए 500 आ गया। तो जनाब ये मेरी लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स आ गई, ये आपने अटैच करनी है। ऐसी कंपनीज के केस में जो आपकी मार्च 3 2025 के बाद बनी है, अगर आपकी कंपनीज मार्च 3 2025 से पहले बनी है तो अभी एससीसीपी ने मैंडेटरी नहीं किया ऐसी कंपनीज के लिए जो मार्च 3 2025 से पहले बनी है। तो जनाब मेरी कंपनी मार्च 3 2025 के बाद बनी है, तो मुझे सीडीएस लिस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग भी अटैच करनी है। तो वापस चलूंगा जी एससीसीपी के पोर्टल पे, ये जो मेरे पास आ रहा है जी सीडीएस लिस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग ऑप्शनल, ये मैंने अटैच करनी है। ये जो अभी मैंने आपको लोगो दिखाई है लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, ये मैंने इधर अटैच करनी है। तो सबसे पहले वो कह रहा है जी क्लिक ऑन ब्राउज टू सिलेक्ट अ फाइल, आपने ब्राउज पे क्लिक करके ये जो ब्राउज आ रहा है एक फाइल सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने इसको अपलोड कर देना है। तो जनाब ब्राउज पे क्लिक कर लेता हूँ, जो मेरी लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स आ रही है इसको सिलेक्ट कर लूंगा, सिंगल सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर लें। तो ये देखें जी मेरे पास अपलोड का ऑप्शन आ गया, इसके बाद सिंपली अपलोड पे क्लिक कर लेता हूँ जी। तो अपलोड पे क्लिक कर लूंगा, फाइल अपलोडेड। अगर गलत फाइल अपलोड कर लिया तो पेंसिल पे क्लिक करें, नई विंडो पे देखना चाह रहे हैं तो आई पे क्लिक करें, डाउनलोड करना है तो डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें, और गलत अटैचमेंट अपलोड हो गई है तो डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करें, ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है। तो जनाब आई पे क्लिक करके नई विंडो पे जाके इसको देख लेते हैं कि सही अटैचमेंट अपलोड हो गई है। तो जनाब ये मेरी अटैचमेंट सही अपलोड हो गई है।
इसे क्लोज कर लेता हूं जी। वापिस आ गया जी एनुअल रिटर्न के टैब पे। अब ये देखें जी मेरा एनुअल रिटर्न का टैब है, ये टिक हो चुका है, मेरी सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है जी। तो जनाब ये एनुअल रिटर्न वाली मेरी डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं एक दफा ऊपर जाके आपको दिखा भी देता हूं सारा हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो ये स्क्रॉल बार को पकड़ के ऊपर चलूंगा तो ये कंपनी का नेम आ रहा था, क्वीन आ रहा था, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, नंबर, ईमेल, वेबसाइट कोई नहीं थी और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ रही थी हमारे केस में 10 अप्रैल 2025। फाइनेंशियल ईयर जब हमने एनुअल फाइलिंग पे जाके ईयर सेलेक्ट किया तो हमने 2024 से 2025 सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हम 2025 की फाइलिंग कर रहे हैं। फर्दर नीचे चलूंगा जी। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलरेडी आ रहा था, एजीएम हेल्थ स्लैश कंक्लूडेड, तो जनाब ये बाय डिफॉल्ट यस ही आ रहा था। तो जनाब मैंने कैलेंडर पे क्लिक करके डेट सेलेक्ट कर ली 28 अक्टूबर 2025। फर्दर नीचे चलूंगा। इज देयर एनी चेंज इन एनुअल रिटर्न, तो ये बाय डिफॉल्ट यस ही आ रहा था। उसके बाद फिजिकल एड्रेस स्लैश हेड ऑफिस एड्रेस ऑप्शनल था, इधर टिक करके मैंने इसको मार्क कर लिया। फर्दर नीचे चलूंगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जो आपका ऑथराइज ऑफिसर था उसका नंबर आ रहा होगा जी। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आ गई जी। एनुअल टर्नओवर मेरा 0 था, नंबर ऑफ एम्प्लॉई 1 था, कोई फीमेल एम्प्लॉई नहीं था, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेरे 1 हो गए। उसके बाद आ रहा है जी ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है कि नहीं, तो जनाब हमारे केस में पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है तो मैंने इसको टिक नहीं किया। उसके बाद सिंपली वैलिडेट क्लासिफिकेशन पे क्लिक किया तो ये मेरी जो कंपनी की क्लासिफिकेशन है ये वैलिडेट होगी। फर्दर नीचे चलता हूं जी। सेक्टर था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्मॉल साइज कंपनी आ गया जी। नेचर ऑफ बिजनेस मैंने सेलेक्ट कर लिया जी अदर देन मैन्युफैक्चरिंग। अदर देन मैन्युफैक्चरिंग से पहले ये जो राउंड सर्कल आ रहा है इस पर टिक किया और इसको सेलेक्ट कर लिया। फर्दर नीचे चलूंगा। इंडक्शन सेशन एंड चेंज इन पर्टिकुलर्स, न्यू अपॉइंटेड ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स। अगर मैंने कोई नया बंदा ऐड करना था, कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, डायरेक्टर, तो ऐड नेचुरल पर्सन पे क्लिक किया और मैंने आपको कंपनी सेक्रेटरी ऐड करके दिखाया, जो मैंने बाद में राउंड सर्कल पे क्लिक करके डिलीट कर दिया। एज इट इज मेरे केस में कैपिटल 1 लाख था, अगर आपके केस में कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है, तो आपने ऑडिटर पॉइंट करना है। और अगर आपका पेड अप कैपिटल 75 लाख यानी 7.5 मिलियन से ज्यादा है तो जनाब आपने लीगल एडवाइजर ऐड करना है। तो जनाब हमारे केस में जो कैपिटल था वो 1 लाख था, तो मैंने आपको एक ऑडिटर ऐड करके दिखाया। आपने क्लिक किया ऐड बॉडी कॉर्पोरेट, उसके बाद आपने ऑडिटर सेलेक्ट किया, सर्च पे क्लिक किया, ऑडिटर की डिटेल दी और आपने कॉन्सेंट लेटर अटैच कर दिया और उसके बाद आपने डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऐड कर दी। तो जनाब ऑडिटर को भी मैंने डिलीट कर दिया आपके सामने क्योंकि मेरे केस में ऑडिटर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। फर्दर नीचे चलूंगा जी। ये मेरे न्यू अपॉइंटेड डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स आ गए। मेरे पास जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स आ रहे थे उनके 3 डॉट्स पे जाके मैंने क्लिक किया, री इलेक्शन स्लैश रीअपॉइंटमेंट के टैब पे गया, मैंने डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट कर लिया, डेट ऑफ इंडक्शन आ गई और मोड ऑफ इंडक्शन में मैंने डायरेक्टर के केस में री इलेक्टेड कर दिया और चीफ एग्जीक्यूटिव के केस में रीअपॉइंटेड कर दिया। तो ये मेरे न्यू अपॉइंटेड डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स आ रहे हैं। फर्दर नीचे चलूंगा जी स्क्रॉल बार को पकड़ के। ये मेरे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स आ रहे हैं, इनके ये देखें 3 डॉट्स आ रहे हैं, ये पेंसिल के नीचे 3 डॉट्स आ रहे हैं। इनके 3 डॉट्स पे क्लिक करके मैंने रीअपॉइंटमेंट स्लैश री इलेक्शन पे क्लिक करके जो मेरे ऊपर न्यू अपॉइंटेड डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स आ रहे हैं उनको ऐड कर दिया जी, उनको रीइलेक्ट कर दिया और रीअपॉइंट कर दिया। फर्दर नीचे चलूंगा जी। शेयर रजिस्ट्रार कोई नहीं ऐड किया, कोई ट्रांसफर ऑफ शेयर्स नहीं हुए। उसके बाद लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स आ रही है, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी डिटेल आ रही है, 500 शेयर्स ऑन कर रहे हैं दोनों जी। फर्दर नीचे चलूंगा। लिस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स कोई नहीं आ रहे, ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स कोई नहीं हुए। फर्दर नीचे चलूंगा जी। अटैचमेंट्स आगे जी। मिसलिनियस अटैचमेंट 1 में कुछ नहीं अटैच किया, मिसलिनियस अटैचमेंट 2 में कुछ नहीं अटैच किया। उसके बाद आ रहा था जी सीडीएस लिस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग। तो जनाब हमारी कंपनी मार्च 3 2025 के बाद बनी है। ऐसी तमाम कंपनी जो मार्च 3 2025 के बाद बनी है तो जनाब उन्होंने सीडीएस लिस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग, जो आपकी लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स है, जो आपको ईमेल आ रही होती है हर महीने सीडीएस की तरफ से, वो आपने ईमेल करनी है। अब चूंकि मैं फॉर्म फाइल कर रहा हूँ 28 अक्टूबर 2025 को, इसलिए मैंने लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स अटैच की है 1/11/2025 को, 1 नवंबर 2025 को। तो जनाब जो आपकी लिस्ट ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स है, ये जो कंपनी का सीईओ है, इसको हर महीने आ रही होती है 1 तारीख को, तो ये आपने उसकी ईमेल से पीडीएफ डाउनलोड करके अटैच कर लेना है। फर्दर नीचे चलता हूँ। सीडीएस लिस्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑप्शनल, तो जनाब कोई शेयर ट्रांसफर नहीं हुए तो ये ऑप्शनल ही है, इसको छोड़ देना है। तो इधर हमने सीडीएस लिस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग लगाई है ऐसी कंपनीज के केस में जो मार्च 3 2025 के बाद बनी है। तो जनाब एनुअल रिटर्न मेरी कंप्लीट है। इसके बाद मैं चलूंगा स्टैट्यूटरी फॉर्म्स पे, तो नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूं। आगे आ रहा है जी स्टैट्यूटरी अटैचमेंट्स, लिस्ट ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स। तो जनाब इधर लिस्ट ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स ऐसी कंपनी से लगानी है जो लिस्टेड है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उन्होंने शेयर रजिस्ट्रार अपॉइंट किया हुआ है। तो ऐसी कंपनीज ईयर एंड पे शेयर रजिस्ट्रार से लिस्ट ले लेती हैं और वो लिस्ट अपलोड कर देती हैं। लिस्ट ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स एडिशनल अटैचमेंट 1, लिस्ट ऑफ कंपनी शेयर होल्डर्स एडिशनल अटैचमेंट 2। अगर आपकी अटैचमेंट का साइज बढ़ता जाए, क्योंकि ये देखिए 4 MB तक है ना, तो आप इधर अटैच कर सकते हैं। फर्दर नीचे चलता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है जी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अच्छा, अगर आपने एजीएम के दिन या ड्यूरिंग एजीएम आपने शेयर ट्रांसफर किए हैं तो जनाब इधर आपने एफिडेविट अटैच करना है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप कोशिश करें कि आप फॉर्म ए में जो है ना शेयर ट्रांसफर ना करें, आप उससे पहले या उसके बाद ही शेयर ट्रांसफर कर लें। तो जनाब स्टैट्यूटरी फॉर्म्स में हमारी कोई भी अटैचमेंट नहीं आएगी। तो एनुअल रिटर्न वाला मेरा टिक हो गया, स्टैट्यूटरी फॉर्म भी मेरा टिक है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी भी टिक है। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी से मुराद ये कि आपने क्या एससीसीपी की स्टैम्प वाली कॉपीज लेनी है, जैसे ही आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी भी रिसीव हो जाएगी।
तो जनाब नेक्स्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट पे जाने के लिए आप नेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं और आप सर्टिफाइड ट्रू कॉपी के टैब पे भी जा सकते हैं। तो जनाब नेक्स्ट टैब पे जाने के लिए सिंपली इस पे क्लिक करूंगा सर्टिफाइड ट्रू कॉपी पे। तो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी के टैब पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सर्टिफाइड ट्रू कॉपी के टैब पे क्लिक किया, मेरा सर्टिफाइड ट्रू कॉपी वाला जो ऑप्शन है वो व्हाइट में हाईलाइटेड हो गया। उसके बाद वो कह रहा है जी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, नीड सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। अगर आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए तो ये नीड सर्टिफाइड ट्रू कॉपी से पहले जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करें, तो आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी इशू हो जाएगी जैसे ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि सर्टिफाइड ट्रू कॉपी की फी होती है जनाब 125 रुपए पर फॉर्म। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे आपकी जो फी है वो 250 से बढ़ जाएगी, 125 रुपए फॉर्म ए की और 125 रुपए फॉर्म 9 की। तो जनाब मैंने सर्टिफाइड ट्रू कॉपी को टिक कर लिया। उसके बाद डेक्लेरेशन पे चलूंगा जी। नेक्स्ट पे जाने के लिए चाहे नेक्स्ट पे क्लिक कर लें, चाहे सिंपली डेक्लेरेशन के टैब पे क्लिक कर लें। तो डेक्लेरेशन के टैब पे क्लिक करता हूं। आगे वो कह रहा है जी फिल दी डेक्लेरेशन फर्स्ट टू प्रोसीड, सेलेक्ट डेक्लेरेंट, ऑथराइज इंटरमीडियरी, ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो जनाब डेक्लेरेंट से मुराद वो पर्सन है जो कंपनी के बिहाफ पे एससीसीपी में फॉर्म सबमिट करता है। अब एससीसीपी में जो डेक्लेरेंट्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। आपके ऑथराइज इंटरमीडियरी भी हो सकते हैं और आपके ऑथराइज ऑफिसर भी हो सकते हैं। अच्छा जी, जो आपके ऑथराइज इंटरमीडियरी हैं ये एससीसीपी से सर्टिफाई होते हैं। ऑथराइज इंटरमीडियरीज में आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, आपके लॉयर्स, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट्स, ऐसे इंडिविजुअल जिनका कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, उनके पास ऑफिस है, सर्टेन नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स हैं, स्टाफ है, ऐसे लोग एससीसीपी में अप्लाई करते हैं फॉर दी लाइसेंसिंग ऑफ ऑथराइज इंटरमीडियरी, और एससीसीपी इन लोगों को ऑथराइज इंटरमीडियरी का लाइसेंस देता है। तो जनाब अगर तो आपने कोई ऑथराइज इंटरमीडियरी पॉइंट किया हुआ है तो जनाब ऑथराइज इंटरमीडियरी से पहले ये जो राउंड सर्कल आ रहा है सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और डेक्लेरेंट को एज एन ऑथराइज इंटरमीडियरी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ रहा है डेक्लेरेंट में ऑथराइज ऑफिसर। तो जनाब ऑथराइज ऑफिसर कंपनी के इंटरनली होते हैं। ऑथराइज ऑफिसर में आपका कोई डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी, इस तरह का बंदा आ सकता है जी। तो जनाब हमारे केस में ऑथराइज ऑफिसर नहीं है। हमारे केस में कंपनी ने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने खुद ही मिलके जो डायरेक्टर स्लैश सीईओ है, जो कंपनी का डायरेक्टर भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, उसको ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट किया हुआ है। तो जनाब अब हमने क्या करना है, हमने ऑथराइज ऑफिसर को सेलेक्ट करना है, हमने डेक्लेरेंट को सेलेक्ट करना है कि ये कंपनी के बिहाफ पे एससीसीपी में फॉर्म सबमिट करे। तो जनाब ऑथराइज ऑफिसर से पहले ये जो राउंड सर्कल आ रहा है सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और जो हमारा ऑथराइज ऑफिसर होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जनाब राउंड सर्कल पे क्लिक करूंगा जी। अच्छा जी, जैसे मैंने राउंड सर्कल पे क्लिक किया जो हमारा ऑथराइज ऑफिसर था जो कंपनी ने अपॉइंट किया हुआ था उसकी डिटेल आना शुरू हो जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम ऑफ ऑथराइज ऑफिसर का फर्स्ट नेम आ गया, मिडिल नेम नहीं है जी, लास्ट नेम आ गया। डेजिग्नेशन इन्फॉर्मेशन आ गई जी, डेजिग्नेशन डायरेक्टर स्लैश चीफ एग्जीक्यूटिव। रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ऑथराइज ऑफिसर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर में उसका सीएनआईसी आ जाएगा। अच्छा जी, अगर आप ऑथराइज ऑफिसर के साथ ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करते हैं और आपका ऑथराइज ऑफिसर नहीं आता तो इसका मतलब यह है कि आपकी कंपनी में कोई भी पर्सन ऑथराइज ऑफिसर आपने अपॉइंट नहीं किया हुआ। तो जनाब आपको ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए जनाब आपने कंपनी के अवेलेबल प्रोसेसेस पे जाना है और उधर आपके लास्ट कॉलम में, थर्ड कॉलम में आ रहा होगा जी ऐड ऑथराइज ऑफिसर, और उधर से आपने एक ऑफिसर को सेट करना है। तो जनाब ऑथराइज ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं जी, हाउ टू ऐड ऑथराइज ऑफिसर इन एससीसीपी। तो जनाब हमारे केस में ऑथराइज ऑफिसर आ गया। फर्दर नीचे चलूंगा जी। इस साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार आ रही है, इसको पकड़ के फर्दर नीचे चलता हूं जी। उसके बाद एक अंडरटेकिंग आ रही है जी, I do hereby solemnly and sincerely declare that the information provided in the form is true and correct to the best of my knowledge in consonance with the record as maintained by the company and nothing has been concealed. Hereby reported after complying with and fulfilling all requirements under the relevant provisions of law, rules, regulations, directives, circulars and notifications whichever is applicable. तो जनाब जो आपने डेक्लेरेंट सेलेक्ट किया है, जो आपने ऑथराइज ऑफिसर सेलेक्ट किया है, वो नीचे एक अंडरटेकिंग दे रहा है कि जो भी कंपनी ने ऊपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की इन फॉर्म में वो मेरे नॉलेज के मुताबिक ट्रू है और एज पर रिकॉर्ड मेंटेन बाय द कंपनी है, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सब्जेक्ट टू रेलेवेंट लॉज है, रेगुलेशंस है, डायरेक्टिव्स है, सर्कुलर्स है। इन शॉर्ट इधर जो ऑथराइज ऑफिसर है वो अंडरटेक कर रहा है कि जनाब जो भी इन्फॉर्मेशन है फॉर्म में वो ट्रू एंड फेयर है और कुछ भी कंपनी ने छुपाया नहीं है। तो जनाब इस अंडरटेकिंग को आपने एक्सेप्ट करना है। इस अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट करने के लिए देखें जी, आई डू हेयर बाय सोलमली के साथ ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको आपने टिक करना है। तो जनाब बॉक्स पे क्लिक करूंगा और इसको टिक कर लूंगा। तो जनाब जैसे मैंने बॉक्स पे क्लिक किया ये देखें जी, ये टिक हो गया और ये जो मेरा डेक्लेरेशन का टैब है ये भी टिक हो गया। तो जनाब यहाँ तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। एनुअल रिटर्न वाला जो पेज है वो टिक हो गया। स्टैट्यूटरी फॉर्म वाला टैब क्लिक है जी। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी वाले ऑप्शन को आप टिक करें या ना करें ये आपका कंप्लीट ही रहता है, और डेक्लेरेशन का टैब भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो जनाब डेक्लेरेशन में कंपनी ने पहले ही ऑथराइज ऑफिसर वाला फॉर्म सबमिट किया हुआ था। हमने सिंपली जो ऑथराइज ऑफिसर से पहले राउंड सर्कल आ रहा था इस पर क्लिक किया और ऑथराइज ऑफिसर को सेट कर लिया।
ऑथराइज ऑफिसर की सिलेक्शन के बाद सिंपली एक अंडरटेकिंग आ रही थी, हमने ये अंडरटेकिंग एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद सिंपली नेक्स्ट टैब पे जाऊंगा जी। नेक्स्ट टैब पे जाने के लिए चाहे आप सिंपली रिव्यू एंड अप्लाई पिन के टैब पे क्लिक कर लें या सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। तो जनाब नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो जनाब जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इधर फॉर्म ए फॉर्म 9 की जो आपकी एनुअल रिटर्न है उसकी सारी डिटेल दे देगा कि जो जो आपने चेंजेस किए हैं काइंडली इसको वेरीफाई कर ले। तो जनाब कंपनी का नेम आ गया, क्वीन आ गया, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, सेल नंबर, ईमेल, वेबसाइट कोई नहीं है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गई, एनुअल रिटर्न की डिटेल आ गई। फर्दर नीचे चलूंगा जी। साइड पे स्क्रॉल बार बनी है, इसको पकड़ के नीचे चलता हूँ। फाइनेंशियल ईयर मेरा 2024 से 25 है। एजीएम हेल्ड यस, ये बाय डिफॉल्ट यस ही था जी। डेट ऑफ एजीएम आ गई जी 28 अक्टूबर। चेंजेस इन एनुअल रिटर्न, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका यस ही आ रहा था, मैंने आपको दिखाया था। फार्म है मेड अप टू, इसकी कोई डेट नहीं आ रही क्योंकि डेट ऑफ एजीएम हमने सेलेक्ट कर ली थी। एनुअल टर्नओवर हमने सेल दिखाई थी जी 1 लाख। टोटल नंबर ऑफ मेल इंप्लॉइज थे हमारे 2, फीमेल इंप्लॉय कोई नहीं था, और टोटल नंबर ऑफ इंप्लॉइज आ गए हमारे 2। इस कंपनी है पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो जनाब हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है जी। तो ये फॉल्स आ गया, हमने इसको टिक नहीं था किया। जो बॉक्स बना हुआ था हमने उस बॉक्स को टिक नहीं था किया। कंपनी क्लासिफिकेशन जी स्मॉल साइज कंपनी। जैसे ही हमने ये डिटेल दी टर्नओवर की, नंबर ऑफ इंप्लॉइज की, उसके बाद वैलिडेट क्लासिफिकेशन का ऑप्शन आया, हमने उसको टिक किया। तो जो हमारी कंपनी की क्लासिफिकेशन थी सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिफाइन कर दी, क्योंकि जो हमारा टर्नओवर था 150 मिलियन से कम था, हमारा जो कैपिटल था वो 10 मिलियन से कम था, और जो हमारे नंबर ऑफ इंप्लॉइज थे वो 250 से कम थे। नेचर ऑफ बिजनेस जी अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, ये भी हमने सेलेक्ट किया था। हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग और बोथ। चूंकि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो हमने अदर देन मैन्युफैक्चरिंग के साथ जो राउंड सर्कल आ रहा था उस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लिया। फर्दर नीचे चलूंगा जी। फिजिकल एड्रेस हेड ऑफिस, तो जनाब हमारे पास बॉक्स आ रहा था, हमने उस पर टिक किया और ये हमारा फिजिकल एड्रेस आ गया जी, सेम एज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। कैपिटल स्ट्रक्चर में ऑथराइज कैपिटल था हमारा 1 लाख। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स थी 100 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर्स थे 1000, और वही हमारा पेड अप कैपिटल था। काइंड ऑफ शेयर्स ऑर्डनरी, क्लास ऑफ शेयर्स भी ऑर्डनरी थी, फेस वैल्यू शेयर्स 100 थे, नंबर ऑफ शेयर्स थे 1000 ही सब्सक्राइब किए हुए थे, और टोटल अमाउंट आ गई 1 लाख। 1 लाख ही ऑथराइज कैपिटल था, 1 लाख ही पेड अप कैपिटल था। 50-50% शेयर्स जो थे हमारे जो मेंबर्स थे उन्होंने सब्सक्राइब किए हुए थे 500-500 करके। फर्दर नीचे चलूंगा जी। स्क्रॉल बार को पकड़ के फर्दर नीचे चलूंगा। इंडक्शन सिचुएशन एंड चेंज इन पर्टिकुलर्स, तो जनाब इसके बाद हमारे पास आ रहा है जी न्यू अपॉइंटेड ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स। तो जनाब हमने दोनों डायरेक्टर्स को रीइलेक्ट किया और चीफ एग्जीक्यूटिव को हमने रिपॉइंट कर दिया। तो जनाब जो न्यूली इलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं उनकी डिटेल आ जाएगी। नेम आ गया, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, अपॉइंटेड। अपॉइंटेड इस वजह से आ रहा है कि जब कंपनी बनी थी तो हमने इनको अपॉइंट किया था। सीएनएससी आ गया जनाब, डायरेक्टर स्लैश चीफ एग्जीक्यूटिव का नंबर आ गया, ईमेल आ गया, एड्रेस आ गया। उसके बाद डेजिग्नेशन आ रही है जी डायरेक्टर। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हमारे पास आ गई जी 28 अक्टूबर 2025, और मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में हमारे पास आ रहा है जी रीइलेक्टेड, क्योंकि हमारी फर्स्ट एजीएम थी और हमने इनको रीइलेक्ट कर दिया। और चीफ एग्जीक्यूटिव को हमने किया जी रीपॉइंट, और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हमारे पास आ गई जी 28 अक्टूबर 2025, क्योंकि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ये आपका रीपॉइंट होता है और जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो आपके रीइलेक्ट होते हैं। तो जनाब ये एक डायरेक्टर की डिटेल आ गई। फर्दर नीचे चलूंगा जी स्क्रॉल बार को पकड़ के। ये हमारे पास सेकंड डायरेक्टर आ गया, और सेकंड डायरेक्टर सिर्फ आपका रीइलेक्ट होगा क्योंकि कंपनी में एक ही चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। तो जनाब नेम आ गया, डायरेक्टर अपॉइंटेड आ गया, सीएनएससी आ गया, कंट्री पाकिस्तान आ गया, सेल नंबर, ईमेल आ गया, एड्रेस आ गया। डेजिग्नेशन डायरेक्टर है जी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में 28 अक्टूबर 2025 है, हम अपनी एजीएम पे इसको रीइलेक्ट कर रहे हैं, और मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में रिलेक्टेड आ गया। फर्दर नीचे चलूंगा जी। साइड पे स्क्रॉल बार बनी है, इसको पकड़ के फर्दर नीचे चलता हूँ। उसके बाद आ रहा है जी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। तो जब कंपनी बनी थी आपके डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए थे, उनकी डिटेल आ रही होगी। तो हमारे केस में क्या थी जी 10 अप्रैल 2025। तो जनाब यही रिपीट हो रही होगी सारी डिटेल्स, सिर्फ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में आपकी 10 अप्रैल 2025 आ रही होगी और आगे मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में अपॉइंटेड आ रहा होगा। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। उसके बाद आ रहा है जी डिटेल ऑफ फॉर्म 3A फाइल सिंस लास्ट फॉर्म ए। तो जनाब हमने कोई भी फॉर्म 3A फाइल नहीं किया। फॉर्म 3A ऐसी कंपनीज के बारे में था जिन्होंने शेयर ट्रांसफर किए 12 फरवरी 2024 से पहले। तो जनाब हमारी कंपनी बनी 10 अप्रैल 2025 में है, तो हम कैसे शेयर्स फाइल कर सकते हैं? तो जनाब ये कुछ भी नहीं आएगा जी, नो रिकॉर्ड फाउंड। लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स थे उनकी डिटेल आ जाएगी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। नेम आ गया, सीएनआईसी, फोलियो कुछ नहीं आ रहा, एड्रेस आ जाएगा, शेयर होल्डिंग आ जाएगी, काइंड ऑर्डनरी, क्लास ऑफ शेयर्स ऑर्डनरी, फेस वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए और परसेंटेज आ गई। फर्दर नीचे चलता हूँ स्क्रॉल बार को पकड़ के। लिस्ट ऑफ डिपेंचर होल्डर्स कुछ नहीं आ रही, हमने डिपेंचर्स इश्यू नहीं की है। अटैचमेंट्स में मैंने आपको कहा था मिसलिनियस में आपने कुछ नहीं लगाना। सीडीएस लिस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग, तो ये जनाब आप लगाएंगे क्योंकि हमारी कंपनी बनी है जी 3 मार्च 2025 के बाद। एक और बात आपने याद रखनी है कि आपने जब 2026 की फाइलिंग करनी है तो जनाब तभी आपके लिए कंपलसरी है कि आपने सीडीएस लिस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग जो है आपने अटैच करनी है, क्योंकि अब कंपलसरी हो चुका है कि जितनी भी आपकी कंपनीज है जब उन्होंने शेयर ट्रांसफर करनी है 21 अप्रैल 2026 के बाद, तो जनाब उन्होंने
सीडीसी में इनलिस्ट करना है, तो आप कोशिश करें कि आप अपनी कंपनी को सीडीसी में इनरोल कर लें ताकि आपको कोई इशू ना आए। तो जनाब ये मेरी सीडीएस लिस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग आ गई। फर्दर नीचे चलूंगा जी। सीडीएस लिस्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑप्शनल, कुछ नहीं आ रहा, हमने कोई शेयर ट्रांसफर नहीं किए। सिलेक्ट डेक्लेरेंट, हमने एक डेक्लेरेंट सेलेक्ट कर लिया था और हमारा डेक्लेरेंट था जी ऑथराइज ऑफिसर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर डायरेक्टर स्लैश सीईओ को ऑथराइज ऑफिसर ऐड कर दिया था जी। फर्दर नीचे चलूंगा जी। जो आपका ऑथराइज ऑफिसर था उसकी डिटेल आ गई, अंडरटेकिंग आ गई जो हमने डिक्लेरेशन के टैब में सेट की थी। फर्दर नीचे चलूंगा जी। उसके बाद आ रहा जी एप्लीकेशन यूजर्स, नेम आ गया और नीचे डेजिग्नेशन आ रही है कि ये पर्सन हमारा डायरेक्टर भी है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, ऑथराइज ऑफिसर भी है। और आगे आ रहा है जी पिन एप्लीकेशन पेंडिंग, इस बंदे का हमने पिन लगाना है। उसके बाद एज इट इज सेकंड डायरेक्टर आ गया, नेम आ गया, डेजिग्नेशन आ गया डायरेक्टर और एप्लीकेंट आ गया। एप्लीकेंट से मुराद ये है कि इस बंदे के पोर्टल से हमने फॉर्म ओपन किया हुआ है। आपने कोशिश करनी है कि जो आपका ऑथराइज ऑफिसर है आप उसी के पोर्टल से जाके फॉर्म ओपन करें, लेकिन मैंने दूसरे डायरेक्टर के पोर्टल से फॉर्म ओपन किया हुआ है तो इसका भी कोई इशू नहीं है। तो जनाब ये हमारे एप्लीकेशन यूजर्स आ गए और इनका हमने पिन लगाना है। एप्लीकेशन यूजर्स के नीचे आपकी एक और अंडरटेकिंग आ रही है, आई डू हेयर बाय solemnly and sincerely declare that the information provided in the form is true and correct and nothing is concealed। आगे जो आपका ऑथराइज ऑफिसर है वो एक और अंडरटेकिंग दे रहा है कि कंपनी ने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ट्रू एंड फेयर है और कुछ भी छुपाया नहीं है। तो जनाब इस अंडरटेकिंग से पहले बॉक्स आ रहा है तो सिंपली बॉक्स पर क्लिक करूंगा और इस अंडरटेकिंग को भी एक्सेप्ट कर लूंगा। उसके नीचे आ रहा जी अप्लाई पिन और नीचे वगैरह जी एंटर योर डिजिटल सिग्नेचर पिन। तो जनाब जब आप एसएससीपी में साइन अप करते हैं तो आपको 4 डिजिट्स का पिन रिसीव होता है। आपको ईमेल में पीडीएफ की फाइल रिसीव होती है, वो आपकी पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। उस फाइल का पासवर्ड वही होता है जो आपने एसएससीपी में साइन अप करते हुए पासवर्ड रखा था। आप उस फाइल पे पासवर्ड लगाएंगे अपना, उसको ओपन करेंगे, उसमें 4 डिजिट्स का पिन होगा। वो 4 डिजिट्स का पिन आपने इधर ऐड करना है। पिन ऐड करने के बाद सिंपली आपने अप्लाई पिन का ऑप्शन ऐड कर देना है। अगर आपको पिन नहीं मिल रहा तो जनाब आप अपना एसएससीपी का पिन रीसेट भी कर सकते हैं। पिन रीसेट करने के लिए आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं जी, हाउ टू रीसेट पिन इन एसएससीपी। तो जनाब एंटर योर डिजिटल सिग्नेचर पिन, इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा और इधर अपना 4 डिजिट्स का जो पिन है वो ऐड कर दूंगा। तो अपना पिन ऐड कर लेता हूं जी। इसके बाद सिंपली क्लिक करूंगा जी अप्लाई पिन पे। तो अप्लाई पिन पे क्लिक कर लेता हूं जी। जैसे मैंने पिन ऐड किया, अप्लाई पिन पे क्लिक किया तो वो कह रहा है जी वैलिड पिन और इधर साथ ही आ गया जी साइंड। अब एक जो डायरेक्टर है उसके साइन हो चुके हैं, ये देखिए जी इसका पिन लग चुका है। और एक जो हमारा डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑथराइज ऑफिसर है उसका पिन एप्लीकेशन पेंडिंग आ रहा है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा डायरेक्टर स्लैश चीफ एग्जीक्यूटिव है इसके पोर्टल पे जाके हमने पिन लगाना है। तो जनाब डायरेक्टर स्लैश चीफ एग्जीक्यूटिव के पोर्टल पे जाने के लिए हमने लॉग आउट करना है इस डायरेक्टर के पोर्टल से जिसका पिन लग चुका है। तो जनाब डायरेक्टर स्लैश चीफ एग्जीक्यूटिव के पोर्टल पे जाने के लिए सबसे पहले ऊपर चलूंगा। ऊपर जाने के लिए साइड पे स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के ऊपर चलता हूं जी। अब मैं सबसे ऊपर आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो क्लोज का बटन बना हुआ है सिंपली आपने क्लोज पे क्लिक करना है। तो जनाब क्लोज पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने क्लोज पे क्लिक किया ये मुझे कंपनी के ऑल प्रोसेसेस पे ले आया, जो आपके प्रोसेसेस सबमिटेड है या ओपन है। तो जनाब फर्दर ऊपर चलूंगा। ऊपर जाने के लिए साइड पे स्क्रॉल बार बना हुआ है, इसको पकड़ के ऊपर चलूंगा जी। ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपके पास आ रहा है जी मेन्यू, और मेन्यू के साथ 3 डॉट्स बने हुए हैं। तो जनाब 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने 3 डॉट्स पे क्लिक किया मेरे पास ये ऑप्शंस आ गए, रिजर्व नेम, माई एलएलपी स्लैश कंपनीज, न्यू नेम रिजर्वेशन, और एंड पे आ रहा है जी साइन आउट। तो सिंपली साइन आउट पे क्लिक करूंगा और इस डायरेक्टर के पोर्टल से साइन आउट हो जाऊंगा। तो जनाब साइन आउट पे क्लिक करता हूँ। अब जो हमारा दूसरा डायरेक्टर था, जो डायरेक्टर स्लैश सीईओ स्लैश ऑथराइज ऑफिसर था, उसके पर्टिकुलर्स दूंगा और इधर से लॉगिन कर लूंगा जनाब उस पर्सन का इजी फाइल का पोर्टल। तो जनाब सीएनएसी में सीएनएसी ऐड कर दूंगा विदाउट डैशेस। पासवर्ड मेरा पासवर्ड आ गया और सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूंगा। तो जनाब लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूं। तो जनाब जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया ये नीचे देखें जी एप्लीकेशन स्टेटसेस। ड्राफ्ट में एक एप्लीकेशन आ रही है, पेमेंट पेंडिंग में कुछ नहीं आ रहा, अंडर रिव्यू में कुछ नहीं आ रहा, ऑब्जेक्शन रेज में कुछ नहीं आ रहा, और अप्रूव्ड में जितने आपके प्रोसेसेस अप्रूव हो चुके हैं वो इधर आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है जी, हमने जाना है फर्दर नीचे। तो ये जो साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बना हुआ है इसको पकड़ के फर्दर नीचे चलूंगा। नीचे आ रहा जी माई पेंडिंग प्रोसेसेस, इस स्क्रॉल बार को पकड़ के भी फर्दर नीचे चलता हूँ जी। जिस पर्सन का आपने पोर्टल खोला होगा उसके पोर्टल में जितने भी पेंडिंग प्रोसेसेस आ रहे होंगे वो उधर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो जनाब कंपनी का नेम आ गया, कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ गया, प्रोसेस का नेम आ गया जी, एनुअल रिटर्न। इस पर्सन के पोर्टल में एनुअल रिटर्न जो है वो पेंडिंग है, ड्राफ्ट में आ रही है। ड्राफ्ट आ गया, ये देखें जी जो प्रोसेस है उसका स्टेटस आ गया ड्राफ्ट, इधर भी ड्राफ्ट आ रहा है, इधर भी ड्राफ्ट आ गया। एप्लीकेशन आईडी, ये मैंने आपको बता दिया था कि हर फॉर्म की जो हर प्रोसेस की जो आईडी है वो यूनिक होती है। स्टेटस अपडेटेड ऑन, जिस डेट को आप फॉर्म ओपन कर रहे हैं वो डेट आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने क्लिक करना है जी ये जो पेंसिल बनी हुई है, तो सिंपली इस पेंसिल पे क्लिक करूंगा जी। जैसे ही मैंने पेंसिल पे क्लिक किया ये मुझे कंपनी के ऑल प्रोसेसेस पे ले जाएगा। ऐसे प्रोसेसेस जो इस डायरेक्टर के पोर्टल में सबमिट हुए हैं
या चाहे ड्राफ्ट में। अब ये देखें, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी एनुअल रिटर्न, एप्लीकेशन आईडी आ गई, कंपनी का नेम आ गया, क्विन आ गया, एनुअल रिटर्न, डेट ऑफ चेंज आ गई, ड्राफ्ट, और नीचे वो बता रहा है कंप्लीट द एप्लीकेशन टू सबमिट फॉर अप्रूवल। अब हमने क्या करना है जी, हमने सिंपली क्लिक करना है जी एडिट पे। तो जनाब एडिट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक किया तो मेरा जो सेकंड पर्सन था, जो डायरेक्टर स्लैश सीईओ था, उसके पोर्टल से भी एनुअल रिटर्न ओपन होगी। अब हमने क्या करना है जी, हमने जाना है सिंपली रिव्यू एंड अप्लाई पिन पे। तो सिंपली रिव्यू एंड अप्लाई पिन पे क्लिक करूंगा। स्क्रॉल बार को पकड़ के सबसे एंड पे जाऊंगा जी, अप्लाई पिन पे। तो एंड पे चलता हूँ, एप्लीकेशन यूजर्स पे आ गया जनाब। एक जो डायरेक्टर है उसका पिन लग चुका है, साइंड आ रहा है। जो हमारा डेक्लेरेंट है उसका पिन नहीं लगा हुआ। तो जनाब ये जो अंडरटेकिंग आ रही है, इसके साथ जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा और उसके बाद पिन अप्लाई कर दूंगा। तो ये जो बॉक्स आ रहा है जहां लिखा हुआ है जी एंटर योर डिजिटल सिग्नेचर पिन, तो ये जो मेरा सेकंड डायरेक्टर है इसका पिन ऐड कर दूंगा इधर। तो जनाब ये हमारा पिन आ गया। जैसे मैंने पिन ऐड किया, जो अप्लाई पिन वाला बटन है ये एक्टिवेट हो गया। तो सिंपली अप्लाई पिन पे क्लिक करूंगा, वैलिड पिन। तो जनाब ये जो मेरा पिन है अप्लाई हो चुका है। और जैसे ही मेरा पिन अप्लाई हो गया, इधर साइंड आ गया और ये देखें जी इधर सबमिट का बटन भी एक्टिवेट हो गया। सबमिट का बटन आपका ब्लू हाईलाइटेड में एक्टिवेट हो गया। तो सिंपली हम क्लिक करेंगे जी सबमिट पे। तो जनाब सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा जी, जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया वो कह रहा है जी कंग्रेचुलेशंस, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, कि जनाब मुबारक हो, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, एप्लीकेशन आईडी सक्सेसफुली जनरेटेड, आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो गई है। तो जनाब हर प्रोसेस की जो एप्लीकेशन आईडी है वो यूनिक होगी। वी हैव सेंट यू द एप्लीकेशन आईडी वाया ईमेल एंड एसएमएस, ये आपको एप्लीकेशन आईडी वाया ईमेल और एसएमएस भी जा चुकी है। इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द एप्लीकेशन प्लीज पे द फी ऑफ ₹2662 as soon as possible but no later than 30 days after submission. The application will only be forwarded to the SCCP for processing if fee is paid. Application will stand automatically cancelled if fee is not paid within 30 days after submission. आगे वो कह रहा है कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी है तो जनाब जो फी है वो पे करें। अगर आप विद इन 30 डेज फी पे नहीं करेंगे तो जनाब आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टैंड कैंसल्ड कंसीडर होगी और आपकी एप्लीकेशन एससीसीपी प्रोसेस ही तब करेगा जब आप फी पे कर देंगे। तो जनाब फी पे करने के लिए देखिए आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऊपर पे नाउ आ रहा है और अगर मैं फर्दर नीचे चलूँ स्क्रॉल बार को पकड़ के, एक नीचे पे नाउ आ रहा है। तो जनाब किसी भी पे नाउ पे क्लिक करके आप पेमेंट पोर्टल पे जा सकते हैं। तो जनाब ऊपर चलता हूँ और ये जो मेरे पास पे नाउ आ रहा है सिंपली इस पे क्लिक कर लूंगा। तो जनाब पे नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने पे नाउ पे क्लिक किया मेरे पास जो पेमेंट मेथड्स हैं वो इधर आना शुरू हो गए। पेमेंट फॉर प्रोसेस आईडी, ये जो आपके फार्म की प्रोसेस आईडी है वो आ जाएगी। पेमेंट मेथड, तो जनाब आपके पास दो पेमेंट मेथड है, क्रेडिट स्लैश डेबिट कार्ड है और दूसरा है जी वन लिंक वन बिल। अगर तो आपने डेबिट स्लैश क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है तो जनाब ये जो क्रेडिट स्लैश डेबिट कार्ड है सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया ये देखें ब्लू हाईलाइटेड हो गया और साथ में टिक आ गया। तो इधर जो आपकी टोटल अमाउंट पेबल आ रही होगी वो इधर अपीयर होना शुरू हो जाएगी। टोटल अमाउंट पेबल आ गई मेरे पास 11,042 11042। हेड ऑफ अकाउंट्स अमाउंट, फाइलिंग फी है जी 1331, फाइलिंग फी इंडक्शन सेजन स्लैश डेजिग्नेटेड पार्टनर स्लैश चेंज इन पर्टिकुलर्स। फाइलिंग फी में सबसे पहले फार्म ए की फी आ गई 1331 और जो आपका फार्म 9 है जो आपने डायरेक्टर्स के इलेक्शन करवाया जनाब उसकी फीस आ गई 1331। लेट फाइलिंग फी 3993। तो जनाब जो आपका फार्म ए है वो आपने सबमिट करना होता है विद इन 30 डेज ऑफ होल्डिंग ऑफ एजीएम। अगर आपने एजीएम हेल्ड किया जनाब 28 अक्टूबर को तो जो आपका फार्म ए है वो आपने करना था जनाब नवंबर के मंथ में, और जो आपका फार्म 9 है वो आपने सबमिट करना है विद इन 15 डेज ऑफ चेंज, यानी कि नवंबर के स्टार्ट में 10-11 नवंबर बन रही होती है। तो ये जनाब 2025 की फाइलिंग हम कर रहे हैं 2026 में बैठ के, तो इस वजह से आपकी लेट फाइलिंग फी आ रही है। और उसके बाद आ रहा है जी ई पीओएस चार्जेस। पीओएस चार्जेस जनाब आपके डेबिट स्लैश क्रेडिट कार्ड के चार्जेस हैं, ये जो आपके 1.5% होते हैं, तो ये आपके पीओएस चार्जेस लग रहे हैं। अगर तो आपने अपनी फी डेबिट स्लैश क्रेडिट कार्ड से पे करनी है तो सिंपली जो नीचे आ रहा है प्रोसीड टू पे, आप सिंपली प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, जैसे मैंने प्रोसीड टू पे पे क्लिक किया ये मुझे बैंक के पेमेंट गेटवे पे ले आया। पेमेंट डिटेल्स, नेम आ गया, एससीसीपी ऑर्डर, डिजिटल पे, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन, अमाउंट टू पे और आपकी अमाउंट आ जाएगी 11,042 और नीचे आ रहा है पेमेंट यूजिंग, जो आपके कार्ड्स आ रहे होंगे उनकी डिटेल आ जाएगी। तो जनाब स्क्रॉल बार को पकड़ के फर्दर नीचे चलता हूँ जी। उसके बाद वो कह रहा है जी एक्सेप्टेड कार्ड्स, मास्टर कार्ड के थ्रू आप पे कर सकते हैं, वीजा के थ्रू आप पे कर सकते हैं। तो जनाब ये सबसे पहले जो आ रहा है कार्ड नंबर, इस पर आप क्लिक करेंगे और इधर आपका जो डेबिट कार्ड है उसका नंबर आ जाएगा, इधर आपका एक्सपायरी मंथ आ जाएगा। एक्सपायरी मंथ सेलेक्ट करने के लिए देखें जी ड्रॉप डाउन बना हुआ है, सिंपली आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और जो भी आपके कार्ड के ऊपर एक्सपायरी मंथ लिखा होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। एज इट इज एक्सपायरी ईयर, जो आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर एक्सपायरी ईयर भी लिखा होगा, आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका ईयर होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ रहा है जी वैलिडेशन कोड सीवीवी सीवीसी सीआईडी, जो आपका कार्ड है उसकी बैक साइड पे 3 डिजिट्स का नंबर होता है जिसको आप सीवीवी या सीवीसी कहते हैं, वो आप नंबर देंगे। इसके बाद सिंपली आप पे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे पे क्लिक करेंगे उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने ओटीपी पेमेंट के लिए जो ओटीपी जाएगा वो नंबर पे भेजना है या ईमेल पे भेजना है, उनमें से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपको कोड जाएगा, आप वो कोड लगाएंगे।
तो जनाब आपकी पेमेंट जो है वो प्रोसीड हो जाएगी, आपके बैंक से पैसे कट जाएंगे और एसएससीपी में आपका जो फॉर्म है वो ड्राफ्ट से निकल के अंडर रिव्यू में चला जाएगा। तो जनाब ये क्रेडिट स्लैश डेबिट कार्ड पेमेंट मेथड आ गया है। इसके बाद वापस चलूंगा जी, और दूसरा जो हमारा वन लिंक वाला ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। तो जनाब वापस चलता हूँ जी। उसके बाद आ रहा है जी वन लिंक वन बिल। तो जनाब वन लिंक वन बिल पे क्लिक कर लेता हूँ। अब ये देखें जी टोटल अमाउंट पेबल मेरे पास आ गई 10,673, उधर आ रही थी 11,042। अब इसमें फर्क क्या पड़ा है जी, जो वन बिल है वो सिर्फ 25 रुपये आ रहा है, उधर आपके जो बैंक के पीएस चार्जेस है वो तो जनाब 1.5% सीधे कट गए, लेकिन जो आपका वन बिल है वन बिल के चार्जेस हमेशा 25 रुपये आएंगे, चाहे आपकी 10,000 फीस है चाहे 50,000 फीस है। तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि वन बिल के थ्रू पे करें, क्योंकि जो वन बिल के चार्जेस हैं वो फिक्स हैं 25 रुपये। तो जनाब वन बिल के थ्रू पे करने के लिए सिंपली नीचे आ रहा है जनरेट चलान, तो जनरेट चलान पे क्लिक करूंगा। तो जनाब जैसे ही मैंने जनरेट चलान पे क्लिक किया मेरा जो चलान है वो जनरेट हो चुका है। आगे वो कह रहा है जी हाउ टू पे थ्रू वन बिल, पे वाया डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशंस। आप किसी भी बैंक की मोबाइल ऐप के थ्रू इसको पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप पे कर सकते हैं थ्रू मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन, इजी पैसा, जैज कैश, सदा पे, नया पे में भी आप वन बिल का ऑप्शन सर्च करके पे कर सकते हैं। अब मोबाइल वॉलेट्स और बैंकिंग ऐप के थ्रू आपने पेमेंट कैसे करनी है जनाब, आपने सबसे पहले अपने मोबाइल वॉलेट्स में या बैंकिंग ऐप में आपने लॉगिन करना है, वन बिल आपने सर्च करना है, उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है जी इनवॉइस एंड वाउचर पेमेंट्स, वन बिल में आ रहा होता है जी। उसके बाद आप ये पीएसआईडी नंबर देंगे, पीएसआईडी नंबर देके जैसे आप सर्च करेंगे तो आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगी, और सिंपली आप उसको पे कर देंगे। अब ये तो आपका हो गया जी वया मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन, वया आपका डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन। तीसरा मेथड है जी आप बैंक में भी जाके इसको डिपॉजिट करवा सकते हैं। आप चलान डाउनलोड करेंगे और आप इसको किसी भी बैंक की ब्रांच में जाके डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब बैंक में जमा करवाने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये जो डाउनलोड चलान आ रहा है फी समरी के आगे डाउनलोड चलान, सिंपली आप डाउनलोड चलान पे क्लिक करेंगे तो ये जो चलान है आपके पास प्रिंटेबल फॉर्म में आ जाएगा। आप इसको प्रिंट कर लें, प्रिंट टू पीडीएफ करें, व्हाट्सएवर आप इसको सेव कर लें, आपने इसकी कॉपी ले जानी है बैंक में और आपने इसको पे कर देना। बैंक अपनी कॉपी रख लेगा, बाकी कॉपीज आपको वापस कर देगा। तो जनाब इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं वापस चलूंगा जी होम पे। होम पे जाने के लिए देखें मेन्यू के साथ जो थ्री डॉट्स आ रहे हैं इस पर क्लिक करूंगा और इसके बाद क्लिक करूंगा जी होम पे। तो होम पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने होम पे क्लिक किया ये मुझे इजी फाइल के डैशबोर्ड पे ले आया। अब चूंकि मेरा फॉर्म हो चुका है सबमिट, फर्दर नीचे चलता हूँ जी। इस स्क्रॉल बार को पकड़ के भी फर्दर नीचे चलूंगा। अच्छा जी आप देखिए एप्लीकेशन स्टेटसेस ड्राफ्ट में कोई नहीं आ रही, एक मेरी आ रही है जी एप्लीकेशन पेंडिंग, अंडर रिव्यू, ऑब्जेक्शन रेज्ड, अप्रूव्ड, 20 प्रोसेसेस अप्रूव्ड है, कंपनी का नेम आ गया, क्वीन आ गया, एनुअल रिटर्न आ गई जी। अभी आ गया स्टेटस पेमेंट पेंडिंग, पहले आ रहा था ड्राफ्ट, एप्लीकेशन आईडी आ गई जी प्रोसेस की, स्टेटस अपडेटेड ऑन डेट आ गई। अच्छा इधर पहले बना हुआ था जी पेंसिल, अब इधर बना हुआ जी एरो, और पेमेंट मैंने नहीं की। आप सपोज कर लें कि पेमेंट इस वजह से नहीं हुई कि लाइट चलेगी व्हाट्सएवर जो भी इशू आ गया, इंटरनेट आपका बंद हो गया, प्रोसेस आपने सबमिट कर दिया था, अब आपने करनी है पेमेंट। अब पेमेंट करने के लिए आपने क्या करना है जी, आपने ये जो एरो बना हुआ है सिंपली आप इस एरो पे क्लिक करेंगे। तो जनाब एरो पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जनाब ये आपको सबमिटेड प्रोसेस पे ले जाएगा। ये देखिए सबसे पहले लेटेस्ट प्रोसेस ही आ रहा होगा, एनुअल रिटर्न आ गया, एप्लीकेशन आईडी, कंपनी का नेम, क्वीन आ गया, एनुअल रिटर्न आ गई, पेमेंट पेंडिंग, यानी कि आपने पेमेंट करनी है। अब आपके पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, डिस्कार्ड का, व्यू डिटेल्स का, पे नाउ का। अगर आप डिस्कार्ड पे क्लिक करेंगे तो जनाब ये जो आपका प्रोसेस है ये डिलीट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, हमने क्लिक करना है जी पे नाउ पे। तो पे नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जनाब ये आपके पास जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। अच्छा जी अगर आपने फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं जो आपने फॉर्म सबमिट किए हुए हैं तो आप रिव्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था सिर्फ फॉर्म ही ओपन हो रहा था क्योंकि हमने कोई चेंज नहीं थी की। अब देखिए फॉर्म ए भी आ गया, आपका फॉर्म 9 भी आ गया। फॉर्म ए आपका फॉर्म ए एनुअल रिटर्न ऑफ अ कंपनी, और फॉर्म 9 आपका इंडक्शन डिसीजन एंड चेंज इन पर्टिकुलर ऑफ स्टेक होल्डर्स, यानी कि दोनों फॉर्म आ गए। अगर आपने कोई फॉर्म डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने व्यू करना है तो सिंपली आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नए टैब में ओपन हो जाएगा। सपोज कर लें अगर मैं व्यू पे क्लिक करूं तो ये देखें जी फॉर्म में मेरे पास नए टैब में ओपन हो गया, इसको आप देख भी सकते हैं। तो जनाब इसको मैं क्लोज करूंगा। एज इट इज अगर आपने फॉर्म 9 देखना है तो आप व्यू पे क्लिक कर लें या डाउनलोड कर लें। तो जनाब मैंने डाउनलोड नहीं करना है, सिंपली क्लोज पे क्लिक करूंगा। अब चूंकि मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया था, मैं पेमेंट नहीं कर सका किसी भी वजह से, लाइट चलेगी व्हाट्सएवर जो भी इशू था, मैंने एरो पे क्लिक किया, वो मुझे ऑल प्रोसेसेस पे ले गया। उसके बाद मैंने पे नाउ पे क्लिक किया तो ये मेरे पास प्रोसेस जो है वो ओपन हो गया जो सबमिटेड प्रोसेस था। इसके बाद सिंपली ये जो पे नाउ आ रहा है इस पर क्लिक करूंगा। तो जनाब पे नाउ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने पे नाउ पे क्लिक किया ये मुझे वापस पेमेंट मेथड्स पे ले गया। तो इधर से आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे डेबिट स्लैश क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लें, चाहे वन बिल सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी तो आपका जो फॉर्म है वो पेमेंट पेंडिंग से निकल के अंडर रिव्यू में चला जाएगा, और जैसे ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा तो माई पेंडिंग प्रोसेसेस में से निकल जाएगा। और अगर कोई ऑब्जेक्शन आएगी
तो नीचे माई पेंडिंग प्रोसेस में पड़ा होगा और उधर ऑब्जेक्शन लिखा आ रहा होगा। सो जनाब इस तरह से आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा तो जनाब आपको एक्नॉलेजमेंट भी थ्रू ईमेल आ जाएगी। सो ये था आपके एनुअल रिटर्न, जिसको आप फॉर्म ए फॉर्म 9 कहते हैं, उसकी फाइलिंग का प्रोसीजर। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म हमसे सबमिट करवाना हो तो आप इन रीजनेबल प्राइसेस ये फॉर्म हमसे भी सबमिट करवा सकते हैं। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।